सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। और एज यूजुअल कुछ नया हो और नया होने से पहले गड़बड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब भी कुछ नया होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जो होती है वो होनी ही होती है। वो आज भी हो गया। ठीक है, तो यार दो दो गड़बड़ हो गई। एक तो जो नया वाला सिस्टम हमने कल बनाया था वो आज पता नहीं क्यों काम नहीं किया। हो सकता है जो एरर यूट्यूब की तरफ से चल रही थी उसी की वजह से होगा या कुछ और, तो वो देख लिया जाएगा। और दूसरा एरर ये था कि उस सिस्टम के अलावा मैं जब यहाँ से क्लास चला रहा था तब भी दिक्कत आ रही थी, मतलब पुराने सिस्टम से। ठीक है, बट फाइनली ये सॉल्व हो गया, क्लास अपन की स्टार्ट हो गई ना। तो बेसिकली क्या है, ये गेट 2021 क्रैश कोर्स हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज है 7 जनवरी, ठीक है, और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 मंथ आपके पास है। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि भले से इस वाले सेशन में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो गेट के होंगे, बट ये सभी क्वेश्चंस आपके, चाहे वो गेट तो है ही है, इसके अलावा आपका चाहे वो एसएससी जेई हो, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या कोई भी दूसरा एजे एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम का लेवल अप डाउन हो सकता है कि कहीं पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा चाहिए होती है, कहीं पर कम चाहिए होती है, बट कॉन्सेप्ट तो हर जगह पर क्या लगते हैं, सेम ही लगते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्या रहेगा, ये काफ़ी यूज़फुल सेशन रहने वाला है। दूसरी बात, आप भी जानते हैं कि हमारे पास 10 to 12 सब्जेक्ट्स हैं और दिन है हमारे पास ऑलमोस्ट 30, तो पर सब्जेक्ट हमारे पास 2 से 3 दिन का ही टाइम रहेगा। तो उसमें सारे क्वेश्चन तो करवाई नहीं जा सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट मेरा सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, एफएम, ये 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी टेकपुर पर मैंने क्रैश कोर्स में भी, क्रैश कोर्स कह लो चाहे रेगुलर कोर्स कह लो, वहाँ पर इनके ऑलरेडी ईएससी एंड गेट के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के क्वेश्चंस ऑलरेडी क्या किए हुए हैं, वहाँ पर करवाए हुए हैं आपको। ठीक है, तो आप लोगों के टाइम के हिसाब से, मैं इसे डीएनडी पे लगा दूँ जरा, डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। तो आप लोगों के टाइम के हिसाब से अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा लेक्चर देख सकते हो। अदरवाइज आप क्या करो, ये पुराने लेक्चर्स उठाकर केवल वहाँ जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देख लो। मतलब यहाँ तो हम करेंगे जितना पॉसिबल है, बट जिसके पास समय है और जिसका मेन टारगेट गेट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, एफएम 5 सब्जेक्ट वहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं। सॉइल का काफ़ी कुछ ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया है, थोड़ा सा जो पोर्शन रह गया वो भी मैं बहुत जल्दी अलग से करवा दूंगा। तो 6 सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके कवर हैं। मैथ्स भी इनफैक्ट पहले से हो रखी है, थोड़ा सा और करेंगे तो कम से कम भाई साहब आपका गेट क्वालिफाई होने लायक जो है वो जरूर हो जाएगा। ठीक है, जरूर हो जाएगा। ये सब थंबनेल में लिखवा दो सर, वरना रोज पूछेंगे बच्चे की एग्जाम के लिए। हाँ, ये वाली बात भी सही है। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब क्वेश्चन देख के डरना मत, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, गेट के क्वेश्चन की कई बार ये खासियत होती है, ठीक है, कि मतलब लैंग्वेज से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा बट थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे तो इजी होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। अ रिजिड यूनिफॉर्म वेटलेस हॉरिजॉन्टल बार is connected to 3 vertical members P, Q and R as shown in the figure not drawn to the scale। तो कह रहे एक रिजिड यूनिफॉर्म वेटलेस हॉरिजॉन्टल बार है जो 3 वर्टिकल मेंबर P, Q और R से कनेक्टेड है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये आपके पास ये क्या है, रिजिड, चलिए होपफुली ऑफ नहीं होगी वफनिंग।
ठीक है, ये आज मैं कह रहा हूँ ना, कुछ आज है गड़बड़, कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए, अब एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, अब एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, अभी ठीक चलेगा। ठीक है, हाँ, होता है कभी कभी, ये हमारा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, ये चीज़ होती है। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास एक रिजिड हॉरिजॉन्टल बार है जिसका खुद का अपना कोई वेट नहीं है, और ये 3 मेंबर पी क्यू और आर से कनेक्टेड है। पी क्यू और आर से क्या है बच्चे, ये कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ ऑल 3 मेंबर्स हैव आइडेंटिकल एक्सियल स्टिफनेस ऑफ 10 किलो न्यूटन पर एम। तो ये जो तीनों मेंबर है पी क्यू और आर, इनकी हमको एक्सियल स्टिफनेस दे रखी है। क्या दिया हुआ है, एक्सियल स्टिफनेस विच इज 10 किलो न्यूटन पर एम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल स्टिफनेस, बताइए। एक्सियल स्टिफनेस का क्या मतलब होता है? तो याद रखिएगा, यूनिट से मालूम चल रहा है किलो न्यूटन पर एम, यानी कि दिस इज बेसिकली पी अपॉन डेल्टा एल, और ये होता है ए ई अपॉन एल। ए ई अपॉन एल स्टिफनेस का मतलब होता है फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस। ठीक है, रोटेशनल स्टिफनेस होती है m बाई थीटा, मोमेंट रिक्वायर्ड पर यूनिट रोटेशन। इसी तरह से एक्सियल स्टिफनेस होती है फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरीके से टॉर्जनल स्टिफनेस होती है टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, तो स्टिफनेस का आइडिया होना चाहिए। तो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मुझे स्टिफनेस दे रखी है 10 किलो न्यूटन पर एम, तो मैं कह सकता हूं कि 1 mm के इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए मुझे कितना लोड चाहिए होगा, 10 किलो न्यूटन। तो 1 mm के लिए कितना चाहिए, 10। तो 2 mm के लिए कितना चाहिए, 20। तो 3 mm के लिए कितना चाहिए, 30। ये आपका एक्सियल स्टिफनेस का मतलब हो गया। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, अब इस सवाल में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, द लोअर एंड ऑफ बार P एंड R रेस्ट ऑन अ रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो ये बार्स P और R हैं, इनका जो लोअर एंड है वो रिजिड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर है, यानी कि यहां पर क्या है, सपोर्टेड है ग्राउंड पर। जबकि when no load is applied, a gap of 2 mm exists between the lower end of the bar Q and the rigid horizontal surface। यानी कि जो ये बार Q है, इसके और इसके बीच में कितने mm का गैप है, 2 mm का। तो यहां पर ये गैप दे रखा है आपको 2 mm का। कितने mm का, 2 mm का गैप दिया हुआ है। ठीक है, गैप दिया हुआ है। नाउ अब कह रहा है व्हेन अ वर्टिकल लोड W इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल बार इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल बार है, इस पर हमने क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W का लोड लगाया। कितने का लगाया, W का लोड लगाया। W का लोड लगाने पर व्हेन अ वर्टिकल लोड W इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल बार इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द बार स्टिल रिमेन हॉरिजॉन्टल and gets displaced by 5 mm in the vertical downward direction। यानी कि ये अपनी पोजीशन से कहां आ जाता है, 5 mm नीचे आ जाता है। ठीक है, और रहता हॉरिजॉन्टली है। तो ये यहां से कहां आ गया, नई पोजीशन में यहां आ गया। नई पोजीशन में कहां आ गया, यहां पर आ गया। और ये डिफॉर्मेशन कितने का हुआ, 5 mm का, 5 mm। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड W इन किलो न्यूटन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इस लोड W की आपने वैल्यू बतानी है। ठीक है, फटाफट कीजिए, कितने स्टूडेंट इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, W की वैल्यू बता दीजिए कितना आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W? Waiting for your answer।
निशांत उपाध्याय जी, आपका छत्तीसगढ़ में भी काम आएगा, कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहां पे भी काम आएंगे आपको। वैसे फिलहाल आप पढ़ते रहो अपने एग्जाम के लिए, कोई इशू नहीं है। सर प्लीज बताइए कब से कंप्लीट पढ़ाओगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिस? बहुत जल्दी, बस 1-2 दिन का समय और दो, जल्दी ही आपका फुल फ्लैश्ड कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और फिलहाल अभी नया कोर्स आपका एजू फॉर टेक पर ही स्टार्ट हो जाएगा फ्री। जब पेड करना होगा तो आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर। आगे कहाँ पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा बता दूंगा, ठीक है। तो एक का आंसर आया बच्चे का 80, दूसरे का आया है 30। ओके, और बताइए। तमराज का आंसर 80, स्पर्श जी का आंसर 30, बाकी लोग बताएं भाई जल्दी से। सवाल सभी को क्लियर है ना? शायक जी का आया है 40। ओके, निशा जी कह रही है 130। ओके सर, कौन सा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं? कोर्स स्टार्ट नाम से होगा एसएससी जेई के, बट वो कोर्स आपका हर एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि इसमें जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी वो सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो यूपीपीएससी एई हो, चाहे वो गेट हो, चाहे ईएससी हो, ठीक है। एक तीर से हम सारे शिकार कर लेंगे। तो एक कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, जहां पे हर एग्जाम के हिसाब से थ्योरी कवर करवाई जाएगी। एजेई के क्वेश्चंस हाथों हाथ करवा दिए जाएंगे। थ्योरी वही रहेगी, गेट के क्वेश्चंस का सेशन अलग चलेगा, ताकि थ्योरी वो प्लस गेट का सेशन, कंप्लीट गेट की तैयारी। इस तरह थ्योरी वो ईएससी का सेशन थोड़े बहुत टाइम बाद स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर वहां से हो जाएगा। तो आचार्य जी का शिष्य कह रहे हैं 2 × 50 + 30 130। चलिए अब बच्चों का आंसर आने लगा 130, वेरी गुड। तो देखिए बच्चा, सिंपल सी बात है, जब ये हॉरिजॉन्टल बार 5 mm नीचे जाएगा, तो ये 5 mm तभी नीचे जा सकता है जब ये बार P और ये बार R, ये दोनों कितने से कॉन्ट्रैक्ट हो? 5 mm से। तो 5 mm से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और 5 mm से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार था, इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। यहां से फोर्स लगेगा P और यहां से फोर्स लगेगा Q। शुरू में 2 mm तक Q कोई फोर्स ऑफर नहीं करेगा, लेकिन जब ये 2 mm का गैप भर जाएगा, उसके बाद ये भी क्या करने लगेगा, सॉरी दिस वाज R, ये भी क्या करने लगेगा, Q फोर्स लगाने लगेगा, और थर्ड वाला ये वाला आपका R है, ठीक है। और ऊपर से कितना लोड लग रहा है? W। ऊपर से कितना लोड लग रहा है? W। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ही है, इसका मतलब ये 3 इक्विलिब्रियम में, तो W बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा P + Q + R। अब आप सोचो, अभी आपको बताया 1 mm के डिस्प्लेसमेंट के लिए 10 का चाहिए, तो 5 mm से ये कॉन्टैक्ट हुआ है, तो यहां पर कितना लोड लगा होगा? 50। 5 से ये कॉन्टैक्ट हुआ होगा, कितना लगेगा? 50। Q का नेट कॉन्ट्रैक्शन कितना है? 3 mm। 3 mm क्यों? क्योंकि 2 mm तक ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। 2 mm तक ये नीचे आने के लिए क्या है बच्चे? फ्री है, ठीक है। जब ये गैप भर जाएगा, अब उसके बाद में ये क्या करेगा? अब नीचे आएगा, तो ये सपोर्ट से इसको क्या मिलेगी? रिएक्शन मिलेगी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को केवल एक साइड से फोर्स लगाकर कंप्रेस नहीं कर सकते। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को केवल एक साइड से फोर्स लगाकर कॉम्पैक्ट या कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक इस पर क्या हो? नीचे से भी रिएक्शन ना मिलने लगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो Q 3 mm, तो ये कितना रहेगा? 30। तो 3 × 10, तो 5 + 5 + 3 13। नेट डिफॉर्मेशन 13 × 10 13 × 10 130 हो जाएगा, 130 रहेगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, सवाल इतना लंबी चौड़ी लैंग्वेज थी, फिर ये डायग्राम था, बट सॉल्व करने में ये ओरल क्वेश्चन था, ठीक है, ओरल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। आप समझ रहे, इतना इजी था।
हर्ष बालक वहाँ अभी कोर्स स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, जब स्टार्ट होगा तब हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा मैं 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। वहाँ उनके कुछ ड्रामे चल रहे हैं और मैं कुछ और ही प्लान कर रहा हूँ। कोई भरोसा नहीं है मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है। वो लोग बेवकूफ़ हैं, 1 महीने पहले से वहाँ पर प्रोफाइल बनवा के, 2 महीने पहले से वहाँ पर प्रोफाइल बनवा के छोड़ रखा है बेवकूफ़ों ने, ठीक है। तो मैं देखता हूँ क्या करूँगा, ठीक है। फिलहाल तो चलिए अगला सवाल करते हैं। बाकी आपकी पढ़ाई का लॉस नहीं होगा, बहुत जल्दी मैं थ्योरी का बैच 1-2 दिन के अंदर लॉन्च करने वाला हूँ एजुफॉरटेक पर। ठीक है, मैथ्स का वीडियो बेटा स्टार्ट नहीं हुआ है, मैथ्स का थोड़ा सा मैराथन क्लासेस लेकर आऊँगा मैथ्स के लिए, ताकि आपका एग्जाम में 8-10 नंबर का आपका ईजिली हो जाए। मैराथन क्लासेस देख लीजिएगा, उसी से हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो बस स्टार्ट होने वाला, अब चलो फिलहाल पढ़ाई करते हैं। ये सवाल पढ़िए, अ प्लेट इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस अलोंग इट्स एजेस विद मैग्नीट्यूड सिग्मा XX 30 एंड सिग्मा YY 50, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इस कोई एलिमेंट है आपके पास, और इस पर हमने क्या कर रखा है भाई, एक्स डायरेक्शन में कितने का 30 मेगापास्कल की स्ट्रेस लग रही है, और वाई में कितनी की स्ट्रेस लग रही है, 50 की लग रही है। एक्स में 30 और वाई में 50, ठीक है। चलो तुम लोग पढ़ाई भी तो क्या करो, फालतू की बातों में लगा, अभी ये सब कर लेंगे कि जल्द निकम में वैकेंसी, इधर की वैकेंसी, सब करेंगे बात। इतनी बार तो बता चुका हूँ कि वैकेंसी आ रही है, आप लोग पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते नहीं हो, बातें करते रहते हो। चलो, a plate in equilibrium is subjected to uniform stresses along its edges with magnitude sigma x and sigma y as shown in the figure. The Young's modulus of the material is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and Poisson's ratio is 0.3. ठीक है, if sigma zz is negligibly small and assumed to be 0, देन द स्ट्रेन एप्सिलॉन ZZ इज, ठीक है। तो हमें क्या क्या रखा है कि भैया सिग्मा x दिया है 30, सिग्मा x हमें दिया हुआ है पॉजिटिव 30 क्योंकि टेंसाइल है, सिग्मा y हमें दिया है 50, सिग्मा z हमें दिया है 0, लेकिन हमसे एप्सिलॉन Z पूछा हुआ है, ठीक है। Z डायरेक्शन की स्ट्रेन हमसे पूछी है, जबकि E की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड पॉइजन रेशो हमें दिया हुआ है 0.3, पॉइजन रेशो हमें दिया है 0.3, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रेस दी हुई है वो मेगा पास्कल में दिया, नहीं कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है इसको भी क्या कर लेंगे, 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर यानी कि मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए भैया Z डायरेक्शन की स्ट्रेन क्या होगी, व्हाट इज द स्ट्रेन इन Z डायरेक्शन, जल्दी से बता दीजिए, सारा डेटा आपके सामने। सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z मालूम है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मालूम है, पॉइजन रेशो मालूम है, Z डायरेक्शन की स्ट्रेन आपसे पूछिए, ठीक है। जल्दी बताइए। सुधांशु श्रीवास्तव जी का आंसर आ गया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। -120 इंटू 10 to the power -6, शिवम का भी आ गया, बिल्कुल सही जवाब, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। तो देखिए यार, किसी भी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है, ऑप्शन आपके सामने ये है, ऑप्शन आपके सामने ये है, ठीक है। तो आपको मालूम है किसी भी डायरेक्शन में जब हम लोग स्ट्रेन लिखते हैं, तो जैसे अगर मुझे Z डायरेक्शन की स्ट्रेन लिखनी है तो क्या करेंगे, Z डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होती है, तो XYZ, तो Z डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी उसकी वजह से कितना होगा, सिग्मा Z अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स जो X डायरेक्शन की स्ट्रेस है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, होता है
एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाई पॉइजन रेशो। तो पॉइजन रेशो का काम क्या होता है कि एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेन को वाई में और जेड में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन होगी, सिग्मा वाई अपॉन ई, ये वाई डायरेक्शन की स्ट्रेन होगी। पॉइजन रेशो क्या करेगा, वाई डायरेक्शन की स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देगा जेड डायरेक्शन में, जो भी इसकी वजह से होगा, जो भी इसकी वजह से होगा। अब हमें बोल रखा है कि सिग्मा जेड जो है वो नेग्लिजिबल है, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। इज इक्वल्स टू यहां से माइनस का म्यू अपॉन ई क्या जाएगा, कॉमन, और ये क्या रहेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू कितना दे रखा है आपको, 0.3 दे रखा है। म्यू कितना दिया है, पॉइजन रेशो 0.3, और ये कितना दिया हुआ है 2 × 10⁵। स्ट्रेस कितनी दी हुई है, सिग्मा एक्स 30 था और सिग्मा वाई 50 था, 50 + 30 कितना देगा 80। तो भैया 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक है। तो 12 × 10⁻⁻5। अब 12 × 10⁻⁻5 ऑप्शन में नहीं है, तो इसे लिख सकते हो 120 × 10⁻⁻6, ठीक है। और विद निगेटिव साइन तो चला ही आ रहा है। तो भैया क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे चंद्र प्रताप क्या क्या सीक्वेंस बनेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेप्ड बार मेड विद अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल and subjected to an axial load of 1 kN as shown in the figure। स्टेप्ड बार का मतलब होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा होता है। तो ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और है और नीचे क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज, तो इसने हमने इसको बोल दिया स्टेप्ड बार। इतना क्लियर है। और इस पर कितना लोड लग रहा है, 1 kN का, जो आपको यहां लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाले स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया। अब हमें केवल इस डायग्राम को देखना है। इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट मेंबर है इसका एरिया हमें दिया हुआ है 100 mm² और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 2 × 10⁵, और इसकी जो लेंथ दी है वो दी है 400। जबकि नीचे वाला जो मेंबर है इसकी लेंथ दी है 900, एरिया दे रखा है 60 mm²। एरिया कम हो गया लेकिन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ गया, कितना हो गया 3 × 10⁵। और ये पी, आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है। डेटा समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या है सवाल में। कह रहे सेगमेंट 1 and 2 हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 160, वो हमने डायग्राम में देख लिया। यंग्स मॉड्यूलस इतना एंड इतना हमने देख लिया। लेंथ दिस एंड दैट ये हमने डायग्राम में देख लिया। तो ये इंफॉर्मेशन अब मेरे किसी काम की नहीं है। क्या है काम का, द स्ट्रेन एनर्जी इन न्यूटन mm अप टू 1 डेसिमल प्लेस इन द बार ड्यू टू द एक्सियल लोड इज। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी पूछिए न्यूटन mm में। स्ट्रेन एनर्जी पूछिए न्यूटन mm में। तो न्यूटन mm यानी कि समझ लीजिएगा, अगर यूनिट न्यूटन mm है यानी कि न्यूटन मीटर या जूल है, इट इज नॉट जूल पर मीटर क्यूब या इट इज नॉट न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। तो यहां से हमसे पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछा है, जो टोटल एनर्जी होगी वो हमसे पूछी है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमसे पूछी है। फटाफट सॉल्व करके बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो देखिए भैया स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली आपने याद रखना है, ये होता था P की फॉर्म में P² L/A, P² L/2AE। ठीक है, ये कहां से आता था तो याद रखिएगा, जब हम लोग लोड वर्सेस डेल्टा एल ग्राफ बनाते थे तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू होता था PL/AE।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P को ए ई अपॉन एल जो है एक्सियल स्टिफनेस और इंटू डेल्टा एल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स। तो y एक्सिस पर हमने लोड लिया है, x एक्सिस पर हमने डिफॉर्मेशन लिया है, तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। और आप जानते हैं जो वर्क डन होता है W, ये एनर्जी के बराबर होता है और ये होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स जो होता है एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। तो अगर मैं यहां से यहां तक का ये एरिया फाइंड आउट कर लूं तो यही क्या होता था, एनर्जी। तो U इज इक्वल्स टू होता था हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल। और आपको याद होगा डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते थे, पी एल अपॉन ए ई। तो यहां पर जब मैं पी एल अपॉन ए ई लिख दूंगा तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर एल अपॉन 2a। ठीक है, यही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, U बराबर होता है पी स्क्वायर एल अपॉन ए। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि केवल जो ये फोर्स है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, एक्सियल लोड दोनों के लिए सेम रहेगा। कैसे, ये पॉइंट भी समझ लेना आप। ठीक है, एक मेंबर आपके पास ये है और एक मेंबर आपके पास ये है। ठीक है, और ये ऊपर वाला मेंबर मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, ये फिक्स्ड है और आपने यहाँ पर कुछ लोड नीचे लगाया। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये सब आना बहुत जरूरी है, आंसर निकालना अलग चीज है बट उसके पीछे का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना अलग चीज है। ठीक है, अब देखिएगा भैया यहां पर ये लोड जो है वो 1 का नीचे लग रहा है, तो इसको 1 को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहां पर कितना लोड लगेगा, 1 यहां लगेगा। अब इस पर 1 कौन लगा रहा होगा, ऊपर वाला। ठीक है, तो यहां पर लोड कहां आएगा, नीचे भैया 1 आएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या आएगा, 1। तो हम क्या देख रहे हैं, जो एक्सियल लोड आ रहा है वो सारे में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, प्रियंका जी वेट कीजिए, अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए लोड क्या हो गया, सब सेम हो गया। तो P1 बराबर P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाला पोर्शन है, यानी कि अगर मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी लिखना चाहूं, अगर मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, P1 स्क्वायर L1 अपॉन 2A1E1 प्लस P2 स्क्वायर L2 अपॉन 2A2E2। अब लोड तो सेम है तो P स्क्वायर बाई 2 आपका कॉमन आ जाएगा। अब नहीं भी लिखोगे क्योंकि P की वैल्यू 1 है, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो। चूंकि P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू 1 है तो उसे लिखो या मत लिखो क्या फर्क पड़ता है, सीधे सीधे L1 अपॉन 2A1E1 प्लस L2 अपॉन 2A2E2। यार वैल्यूज पुट करो, आंसर पाओ। केवल आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, जो कि काफी स्टूडेंट का आ भी चुका है। कितना आंसर आ रहा है, 35 न्यूटन mm। अब याद रखिएगा, न्यूटन mm में आंसर लाने के लिए आपको सारा डेटा mm में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि सारा न्यूटन और mm में दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्रियंका जी के सवाल पर। वो कह रही है कि सर क्या ये क्लास एसएससी जेई के लिए बेनिफिशियल है। बेटा आप ये बताओ, क्या एसएससी जेई में स्ट्रेन एनर्जी नहीं पूछी जाती? और यही वाला सवाल है, इस सवाल में ऐसा क्या है जो एसएससी जेई में नहीं पूछा जा सकता। इनफैक्ट इस बार का पेपर दिया हो तो आपको एसएससी जेई के एग्जाम का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, यूपीपीएससी हो, गेट हो, फॉर्मूला यही रहने वाला है। ठीक है, और यहां पर पूछा सिंपल सा, 2 मेंबर हैं, दोनों का लेंथ एरिया सब कुछ तो दिया हुआ है, कर ही लेंगे। 1 किलो न्यूटन दिया है, हाँ तो उसका ध्यान रखिएगा। अगर 1 किलो न्यूटन दिया है तो उसे आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यही मैं आपको बोला था, न्यूटन का उसका विशेष ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, 1 किलो न्यूटन है, तो मैं यही आपसे कह रहा था कि यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट सब न्यूटन और mm में कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जो गड़बड़ यहाँ पर होती हुई लग रही थी। तो तनिष्का जी थैंक यू, आपने बता दिया। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैं आपको पहले कर रहा था वो कर लीजिएगा।
यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, पी स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिएगा और इसे लिखिएगा L1 अपॉन A1 E1 प्लस L2 अपॉन A2 E2। ठीक है, तो लोड क्योंकि आपको 1 किलो न्यूटन है तो इसको भैया सीधे सीधे 1000 का स्क्वायर अपॉन 2 कर देना। L1 आपको दिया है 400 और A1 आपको दिया हुआ है 100 और E1 आपको दिया है 2 इंटू 10⁵ हालांकि आप चाहते तो 10⁵ भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो अगले का 3 इंटू 10⁵ है। L2 आपको दिया हुआ है 900 और A2 आपको दिया हुआ है 60 और E2 आपको दिया है 3 इंटू 10⁵। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 35 न्यूटन mm। तो यूनिट का जो है वो विशेष ध्यान देना है, अगर यूनिट्स में गड़बड़ हो गई तो पूरा सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ, तो इस बार एसएससी जेई ने हालत खराब कर दी, तो अब आपको अपना लेवल क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपना लेवल क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और अपना लेवल बढ़ाने के लिए मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं मार्च में, भाई साहब गेट के आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन करो या ना करो, गेट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको हर हाल में करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तब आपका एसएससी जेई में कुछ होगा। और दूसरा, इस बार जीएस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं बड़े टाइम से सोच रहा हूँ इस पर कुछ स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाऊं, मैं बना नहीं पा रहा, थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ कुछ चीज़ों में, बट मैं एक आध दिन के अंदर जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अलग से, ताकि ऐसा मिक्सड अप ना हो चीज़ें, आपको मालूम चल जाए कैसे आपने पढ़ाई करनी है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये सवाल कल आपको एक तरीके से सॉइल में पढ़ाया था इनडायरेक्ट वे में, और ये आज आ गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एन इलास्टिक आइसोट्रॉपिक बॉडी, एन इलास्टिक आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम होती है, उसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। ये सवाल भी एग्जाम में पूछ लेता है। एन इलास्टिक आइसोट्रॉपिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक स्टेट। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट क्या होती है, जिसमें हर डायरेक्शन में स्ट्रेस सेम होती है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। ठीक है, सब सेम होती है। नाउ हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस एज शोन इन द फिगर, फॉर नो चेंज इन द वॉल्यूम टू अकर व्हाट शुड बी इट्स पॉइजन रेशो। तो वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए उसके लिए पॉइजन रेशो की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिया है, हालांकि देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो कल आपको याद होगा सॉइल में इस तरह का एक क्वेश्चन करवा रहे थे, वहां हमने इसको किया था। ठीक है बच्चे, तो देखिए आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, बट फिर बता देते हैं। तो एक्स डायरेक्शन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है, थोड़ा सा इस पर्पस का है, थोड़ा थोड़ा सा इसको रिपीट भी करते रहेंगे। वन लाइनर टाइप के लिए आप तो यार हमारी मैराथन क्लासेस देख लो, वहीं से हो जाएगा। तो देखिए एक्स डायरेक्शन की जो स्ट्रेन होती थी वो होती थी सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम सिग्मा जेड अपॉन ई। वाई डायरेक्शन की स्ट्रेन होती थी माइनस का म्यू टाइम सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस का सिग्मा वाई अपॉन ई और माइनस का सिग्मा जेड अपॉन ई। इसी तरह से जेड डायरेक्शन की स्ट्रेन होती थी माइनस का म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस का म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई और प्लस का सिग्मा जेड अपॉन ई। यही तो होता था। और इन तीनों का जब हम लोग ऐड करते थे, ठीक है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू, तो यहां से देखिएगा, यहां जब मैं ऐड करूंगा तो सिग्मा एक्स अपॉन ई सिग्मा एक्स अपॉन ई सिग्मा एक्स अपॉन ई कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस 2 म्यू। इसी तरह से सिग्मा वाई अपॉन ई सिग्मा वाई अपॉन ई सिग्मा वाई अपॉन ई कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस 2 म्यू। इसी तरह से सिग्मा जेड ई अपॉन कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस 2 म्यू।
और बेटा ये जो टर्म होती है यही होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर। ये किसके बराबर होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास क्या होता था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन वी। तो अगर मुझे डेल्टा वी को जीरो करना है तो क्या होगा? ये पूरी टर्म जीरो होनी पड़ेगी। अब दो ब्रैकेट का मल्टीपल तभी जीरो हो सकता है जब या तो ये जीरो हो जाए, और इसके जीरो होने का मतलब है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, या तो तीनों इंडिविजुअली जीरो हो या इनमें कम से कम एक स्ट्रेस जो हो वो दूसरे की क्या होनी चाहिए? अपोजिट साइन की होनी चाहिए। मतलब मान लो ये निगेटिव होती और ये दोनों पॉजिटिव होती तो समेशन जीरो, बट वैसा केस है नहीं, तो ये वाली टर्म जीरो हो नहीं सकती, तो इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा। और अगर 1 माइनस 2 म्यू को जीरो होना पड़ेगा तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ, दैट इज 0.5, दैट इज 0.5। ठीक है भाई, सही है। तो मेरे ख्याल से अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी अभी मैं 1-2 दिन में इस बैच का थोड़ा टाइम भी बढ़ा सकता हूँ, इंक्रीमेंट करूंगा, क्योंकि थोड़ा कम टाइम में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, टाइम भी बढ़ाएंगे थोड़ा सा। नाउ अ टेपर्ड सर्कुलर रॉड ऑफ डायामीटर वेरिंग फ्रॉम 20 mm to 10 mm is connected to another uniform circular rod of 10 mm as shown in the following figure। तो क्या कह रहा है कि यहां पर हमारे पास एक ये टेपर्ड बार है। थोड़ा सा ड्राइंग का शौक यहां पे पूरा कर लेते हैं ना। एक ये टेपर्ड बार है, ठीक है। तो टेपर्ड का सीधा सा मतलब यह है कि भाई एक तरफ डायामीटर ज्यादा है और दूसरी तरफ डायामीटर इसका कम है। गिलास होते हैं ना, जैसे इस तरह के गिलास है ना, ये हुआ इस तरह का है। और इसके नीचे वाले पोर्शन पर जो है ये यूनिफॉर्म है। इस वाले पोर्शन का जो डायामीटर है वो आपका क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर ये जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं ना। बोथ बार्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल विद द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵। दोनों का E जो है वो सेम है, दोनों का E जो है वो सेम है। ठीक है। When subjected to a load of P is equals to 30 पाई किलो न्यूटन, लोड देख लीजिएगा 30 पाई किलो न्यूटन, द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A is। तो यहां पर ये लोड इतना लगा हुआ है, तो इस पॉइंट पर आपसे डिफ्लेक्शन पूछा है, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पूछा है। सारा डेटा आपको सवाल में ऑलरेडी गिवन है, सारा डेटा आपको गिवन है। यहाँ पर डायमीटर गिवन है, ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है, लोड गिवन है, सब कुछ तो गिवन है। आपका यहाँ पर डिफ्लेक्शन पूछा है। ठीक है, आंसर आ गया है बच्चों का। हालांकि बहुत स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन कर रखा होगा, करवाया हुआ है ऑलरेडी। तो आंसर बिल्कुल 15 है। मयंक जी बात करेंगे आपने जो पूछ रहे हैं उस पर भी। आंसर इज 15 है। अब अगेन होगा क्या यहाँ पर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा कि जो ये बॉटम वाला, ये वाला जो सिलेंडर है, इस पर लोड नीचे की ओर कितना लग रहा है? 30 पाई किलो न्यूटन। अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो यहां पर लोड कितना लगेगा? सर 30 पाई ही लगेगा। इस पर लोड कौन लगाएगा? ऊपर वाला। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इस पर भी कितना लगेगा? 30 पाई। अब इसके इक्विलिब्रियम के लिए सपोर्ट से यहां कितना होगा? 30 पाई। तो भैया लोड आ गया सेम।
अब इसका भी लोड मालूम है और इसका भी लोड मालूम है, इसकी लेंथ L1 ले लो, इसकी लेंथ L2 ले लो, इसका एरिया नहीं लेंगे A1, डायमीटर अलग अलग है। तो ऐसा करें, सीधे सीधे लिख दें क्या? तो आपको मालूम है जो पहला वाला होगा उसका डेल्टा 1 कितना होगा, तो ये होता था 4PL अपॉन पाई D1 D2E, और इसका जो डेल्टा 2 होता था वो होता था क्या, PL अपॉन पाई बाई 4, तो ये भी ऊपर ही जाएगा, नीचे आएगा पाई डी स्क्वायर, 4PL अपॉन पाई डी स्क्वायर E हो जाएगा, है ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एरिया होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जितना इलोंगेट होंगे नीचे की ओर, जितना ये और इतना ये, मान लो ये 2 mm से इलोंगेट हुआ, या ये 10 mm से इलोंगेट हुआ और ये 5 mm से, तो ये 0.8 टोटल कितना जाएगा, 15 mm जाएगा, यही तो होगा। तो दोनों का डिफॉर्मेशन क्या करना है, ऐड करना है। अब अच्छी बात क्या है यहाँ पर, अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि काफ़ी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, काफ़ी टर्म्स यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो मैं डेल्टा बराबर लिखूंगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो सबसे पहली बात तो 4P लोड क्योंकि कॉमन है अपॉन पाई, और E आपका क्या, E भी कॉमन है, कांस्टेंट है ना, लेंथ दोनों की अलग अलग है, ठीक है भैया। तो यहां बचेगा L1 अपॉन D1 D2 और प्लस L2 अपॉन डी स्क्वायर। हालांकि इसमें भी जो D2 है, जो D2 है वो D के बराबर है, वो भी बाहर कॉमन आ जाएगा, चाहो तो आप उसे भी बाहर कॉमन ले सकते हो, तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। ये हो जाएगा 4 × 30 पाई किलो न्यूटन, तो इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पाई। E कितना दिया हुआ है आपको, E दिया है 2 × 10⁻5, 2 × 10⁻5। अब आप चाहो तो यहां से D2 बराबर 10 है, तो यहां से 10 कॉमन ले सकते हो, तो यहां से बचेगा अंदर L1 कितना है, 2 मीटर, तो 2000 अपॉन D1 कितना है, 20 और प्लस भाई साहब ये थोड़ा जितना आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि गेट में तो ठीक है कि कैलकुलेटर अलाउ है, बट बाकी एग्जाम्स में तो नहीं है ना, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेना आप। तो ये 1.5 मीटर यानी कि 1500 हो जाएगा, और यहां से एक D बचेगा यानी कि 10। अब पाई से पाई आपका, और पाई से पाई जो है ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज़ें आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो इसका आंसर आ रहा है 15 mm, कितना आ रहा है, 15 mm, ठीक है। चलिए अलग अलग कर लो, एक साथ कर लो, ठीक है। तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, हमसे टोटल पूछा है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और कीजिए। A box of weight 100 kilonewton. A box of weight 100 kilonewton shown in the figure to be lifted without swinging. कोई बॉक्स है 100 किलोन्यूटन जिसका वेट है, इसको हमने ऊपर उठाना है बिना स्विंगिंग के, साइडवेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेटा सोम का नाम भी सॉलिड मैकेनिक्स है, सोम का नाम क्या है, पूरा सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है। तो सोम के अंदर मैकेनिक्स आता ही आता है। चलिए, तो काइंड ऑफ मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बट सोम में आया हुआ है, ठीक है। इफ ऑल दी फोर्सेस आर कोप्लेनर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थीटा ऑफ फोर्स एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो क्या कह रहा है, ये ब्लॉक है आपके पास जिसका वेट 100 किलो न्यूटन है, ये डायरेक्शन एक्स है और ये डायरेक्शन वाई है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ऊपर खींचना है। तो ऊपर खींचने के लिए क्या हो रहा है, इन भाई साहब ने फोर्स इधर लगाया है,
इधर ये 2 नन्हे मुन्ने हैं, वो 90 किलोमीटर अकेला है, और ये 2 हैं 40 का और ये F का, और इस तरीके से इसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स F है इसका मैग्नीट्यूड बताना है और इसकी x डायरेक्शन से ये एंगल थीटा बताना है, ये एंगल थीटा बताना। ठीक है भाई, तो जल्दी से इसको सवाल को सॉल्व कर डालिए। ठीक है, आंसर आ रहा है 56 किलो न्यूटन। ओके, एंगल तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है और उस पर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो F1 F2 है ना, F3 कुछ भी है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज्यूम करते हैं x एंड y, और इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए F1 लग रहा है, ये मान लीजिए F2 लग रहा है, मान लीजिए मैंने कह दिया F3 इधर लग रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने बोला F3 जो लग रहा है इधर लग रहा है, दिस एंगल इज मान लीजिए थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 2 एंड दिस एंगल इज थीटा 3। तो हमारा काम क्या होगा कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी के क्या ले लेंगे हम लोग, कंपोनेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट लेना आपको मालूम है कि अगर ये x एक्सिस है और ये y है, और यहाँ पर अगर ये कोई फोर्स F है और अगर एंगल ये थीटा है, तो इस साइड में जो इस x का कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, F cos थीटा होता है, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, F sin थीटा होता है। एक बार सभी फोर्सेस के आपके पास कंपोनेंट आ जाएंगे तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, एफ एक्स राइट साइड इज इक्वल टू एफ एक्स लेफ्ट साइड। इसी तरह से फिर हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एफ वाई अप इज इक्वल्स टू एफ वाई डाउन। मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही कहाँ लगना चाहिए, नीचे लगना चाहिए। ठीक है यार, ये अपवर्ड क्या ऊपर से आया होगा, ऊपर और अप ठीक है, चलो खैर। तो यहां पर भी हमें करना कुछ नहीं है, ये बिल्कुल डायरेक्टली यहीं पर हो जाएगा। अब देखिएगा, पहले एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को लिखते हैं। तो इस एफ का राइट साइड में कितना हो जाएगा, राइट साइड में लगेगा एफ कॉस थीटा प्लस इस 40 का, देखो यहां से थीटा है ना, तो एफ कॉस थीटा, इस 40 का कितना लगेगा इधर, 40 कॉस 45 प्लस 40 कॉस 45। कॉस 45 हमें मालूम है 1/√2। देखो डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कॉस 45 मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कॉस 45, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कॉस 45 होता है 1/√2 और 1/√2 होता है 0.7 या 0.707। तो हम इसे डायरेक्टली 40 इंटू 0.7 भी लिख सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया राइट का फोर्स। और लेफ्ट में कितना लग रहा है, तो ये लग रहा है 90 cos 30। कितना लग रहा है, 90 cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। ठीक है, समझ गए। तो यहां से आप, अब यहां से क्या होगा, आपके पास 2 अननोन है, एफ और थीटा दोनों ही अननोन है। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में आप क्या करेंगे, अपर साइड में इसको ब्रेक करेंगे, ऊपर की साइड में। तो जब हम लोग ऊपर की साइड के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा प्लस अगेन 40 साइन 45, वैल्यू तो एक ही होगी, और ये आपके पास हो जाएगा 90 साइन 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे, एफ भी आ जाएगा और थीटा भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा और थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा निकाल लो, एफ साइन थीटा निकाल लो, एफ साइन थीटा अपॉन और एफ कॉस थीटा करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है,
एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, वहाँ से थीटा आ जाएगा और इनका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लोगे, ठीक है, तो आपके पास एफ आ जाएगा। सॉल्व करना आता है या नहीं आता है इन इक्वेशन को? इन इक्वेशन को सॉल्व करना आता है या नहीं आता है? सब क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्री में करते थे यार हम लोग। ये पहली इक्वेशन से क्या कर लेना, एफ कॉस थीटा निकाल लेना, कितना 90 इंटू रूट 3/2 माइनस 40 इंटू 1/√2। दूसरी इक्वेशन से एफ साइन थीटा निकाल लेना, 90 इंटू हाफ माइनस 40 इंटू 1/√2, ठीक है। फिर भैया इसको फिर यहाँ से एफ साइन थीटा ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा करोगे, एफ से एफ कैंसिल, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो थीटा निकल जाएगा, ठीक है। और एफ क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, तो एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू राइट साइड में जो भी वैल्यूज आएंगे वो, ठीक है। आपको मालूम है लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ये एफ स्क्वायर ही बचेगा बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एफ आ जाएगा। तो अबे यार क्या कर रहा हूं मैं? कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में, मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के चक्कर में मेन ये 100 ही रह गया, मेन ये 100 ही रह गया, ठीक है। ये इक्वेशन गलत बना दिया, सॉरी। ये हो जाएगा, ये बेसिकली आएगा आपके पास, ये सारे फोर्सेस ऊपर ही आएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एफ कॉस थीटा प्लस 40 कॉस 45 प्लस ये 90 जो है वो ऐड होगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 90 साइन 30 और इज इक्वल्स टू होगा 100। ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। हाँ बिल्कुल सही, माई मिस्टेक, ये 100 बनेगी। वो सब यहीं खिचड़ी पकाने के चक्कर में ना फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया। मतलब जो मैं तुम्हें कह रहा था ना, ये सारी चीज़ें कि पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, वही नहीं बनाया और इसीलिए गड़बड़ हुई। तो हमें क्या करना था, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना चाहिए था, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना चाहिए था, और वही मैंने नहीं किया और उसी की वजह से W का फोर्स जो है वो छूट गया, वो W का फोर्स जो है वो छूट गया। ये कितना फोर्स था हमारा, 40 का था, 45 डिग्री पर। तो भैया देख लीजिए, यही सब गड़बड़ होती है एग्ज़ाम में जब हम लोग ज़्यादा जल्दी में रहते हैं और स्टेप क्या करते हैं, स्किप करते हैं, जैसे मैंने किया, ठीक है, और जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे ये डायग्राम बना लेना चाहिए था, तो ये गड़बड़ जो है वो नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते थे एफ कॉस थीटा प्लस 40 कॉस 45 इज इक्वल्स टू, ये एंगल कितना था 30, इज इक्वल्स टू हो जाता आपके पास क्या 90 कॉस 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा प्लस 40 साइन 45 प्लस 90 साइन 30, उसका भी कंपोनेंट ऊपर ही आएगा, और इज इक्वल्स टू W, ठीक है। अगले डायग्राम में कर लेते हैं चाहे तो हम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, चाहे इधर के या छोड़ो, उधर से ही कॉपी कर लूँ मैं, उधर से ही कॉपी कर लूँ, ठीक है। ये अब देखो इसका जो कंपोनेंट होगा वो भी तो इधर ही आएगा, 90 साइन 30। अब इसका काम जो है वो ख़त्म, और इसका भी इधर ही आएगा 40
साइन 45, इसका काम भी ख़त्म। और इसका भी इधर ही आएगा एफ साइन थीटा, और इसका काम भी ख़त्म। और इन दोनों को कर दो बराबर। ठीक है, हाँ ये सवाल बहुत अच्छा था। दीपक वर्मा कह रहे हैं सर एफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा तो लिफ्ट नहीं होगा सर। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ये हमने कभी फिजिक्स में भी पहले जब हम लोग करते थे इस तरह की प्रॉब्लम मैकेनिक्स की, तो क्या करते थे, लिफ्टिंग होती थी वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे। तो वेरी स्लोली का मतलब होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, आज ये फोटो नहीं आ रहा, सारा सिस्टम आज गड़बड़ कर गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वाई डायरेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम में लेके चलते हैं, तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि सर वाई डायरेक्शन में आप नेट फोर्स 0 कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट को कैसे उठाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बहुत स्लोली धीमे धीमे ऊपर उठाया जा रहा है, हैवी ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ऐसे केस में उसका एक्सेलरेशन 0 मानकर चलते हैं। अदरवाइज आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते, अदरवाइज आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। समझ गए बच्चे? ठीक है दीपक जी, तो ये बाकी इस प्रॉब्लम में था कुछ नहीं। गड़बड़ क्या हो सकती है वो आपके सामने आ गई कि अगर हम लोग बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो एक आध सवाल फोर्स जो है वो छूट सकता है। ठीक है, और आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट कह लो, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, या बहुत स्लोली लेके जा रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। हाँ, तब आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट है। अ वर्टिकल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट्स ऑन अ हिंज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द रोलर सपोर्ट। A vertical load of 10 kilonewton acts on a hinge located at a distance of L/4 from the roller support Q of a beam of length L। ठीक है भैया, तो ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ से L/4 पर आपके पास एक ये इंटरनल हिंज है जहाँ पर 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, द वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट Q, सपोर्ट Q पर वर्टिकल रिएक्शन। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, जल्दी से बता दीजिए। तो सबसे पहली बात तो जनरली जब ऑप्शन में 0 होता है तो हमें क्या करना होता है, 0 पर ही ध्यान देना होता है। क्या आंसर 0 हो सकता है? तो बिल्कुल आंसर 0। तो आंसर 0 क्यों आएगा? क्योंकि आपको मालूम है इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये कोई इंटरनल हिंज है, किसी ऑब्जेक्ट में क्या है, इंटरनल हिंज है, तो इंटरनल हिंज पर यहाँ पर मान ली ये पॉइंट ए पॉइंट ले लेता हूँ, तो इंटरनल हिंज पर यानी कि ए पॉइंट पर राइट से भी मोमेंट 0 होता है और ए पॉइंट पर लेफ्ट से भी मोमेंट क्या होता है, 0। दोनों साइड से मोमेंट क्या होना चाहिए बच्चे, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके केवल इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, केवल क्या करूं, इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं कि मान लो मैं लिख ही देता हूं इसको ए, तो अगर मैं ए क्यू पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, अगर मैं यहां पर ये इंटरनल हिंज थी जहां पर कितने का लोड लग रहा है, 10 का, और क्यू पर ऊपर की ओर रिएक्शन कितनी मान लेंगे हम लोग, R। मान लो ये हमने रिएक्शन कितनी मान ली, R, और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, L/4। तो जब मैं A पर मोमेंट कहां से, राइट साइड से, जब मैं इस मोमेंट को 0 करूंगा तो R इंटू L/4, और ये 10 तो वहीं का वहीं लग रहा है, तो +0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका मोमेंट तो 0 होगा।
तो यहाँ से आर क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गया, आर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पहले बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये मतलब इतना अगर आपको इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। आप ये देख सकते हो कि जो लोड है वो हिंज पर ही लगा हुआ है, और हिंज से सपोर्ट के बीच में अगर कोई और मोमेंट या लोड नहीं है तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं आएगी। अच्छा, पी पर रिएक्शन कितनी आएगी, पी पर रिएक्शन कितनी आएगी, पी पर व्हाट इज द रिएक्शन एट पी, तो पी पर रिएक्शन आएगी 10। ये सारा का सारा लोड जो है वो यहीं पर हमारा शिफ्ट हो जाएगा। और पी पर मोमेंट कितना आएगा, पी पर मोमेंट कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है, यहां पर कोई रिएक्शन है नहीं, तो यहां पर जो भी मोमेंट आएगा वो इस 10 की वजह से आएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3L/4। यहां पर मोमेंट कितना आएगा, 10 इंटू 3L/4, ठीक है। मतलब बेसिकली एक तरीके से ये आपके लिए कैंटिलीवर बीम की तरह ही बिहेव करेगा। इतना पोर्शन क्या करेगा, ये कि कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करेगा आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या पूछा है, पढ़ लेते हैं सवाल में, पहले ऑप्शन बाद में देख लेंगे। कह रहा था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ बीम इज शोन बिलो। आपको एक बीएमडी दे रखा है, द शियर फोर्स एट सेक्शन ए डैश एंड बी डैश रेस्पेक्टिवली आर ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब देखो, जिसको इसका कॉन्सेप्ट मालूम है, ये बीएमडी आपको दिया हुआ है और आपसे यहां ए पर शियर फोर्स पूछा है और आपसे बी पर शियर फोर्स पूछा है। सर लेफ्ट पर ही क्यों पड़ा लोड, लेफ्ट पर बेटा इसलिए पड़ा क्योंकि राइट सपोर्ट उसको क्या कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। राइट सपोर्ट जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तनिष भाई साहब कहां गायब थे, बड़े दिनों में नजर आए हो आज। तो याद रखिएगा, शियर फोर्स जो होता है वो होता है dm/dx, यानी कि स्लोप ऑफ बीएमडी, स्लोप ऑफ बीएमडी। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर बीएमडी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो अगर यहां पर बीएमडी हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप जीरो होगा, और अगर स्लोप जीरो होगा तो आपका शियर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहां पर स्लोप क्या होगा, तो भैया स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है आपको मालूम है, tan थीटा। तो आपने ये एंगल निकाल लो थीटा, यहां से tan थीटा, तो ये 100 है और ये टोटल 200 है, तो ये वैल्यू कितनी बची, ये वैल्यू कितनी बची 100, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100/2, दैट इज 50। तो यहां पर जो शियर फोर्स आएगा वो आएगा कितना 50। तो 0 एंड 50 आर आंसर। अब जिन बच्चों को ये लगता है कि हम गेट के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप यार ये बताओ, अगर ये सवाल कल को एसएससी जेई में आ जाए या किसी दूसरे एई जेई एग्जाम में आए, तो इस सवाल में ऐसा क्या है जो ये एई जेई में आने लायक नहीं है। राइट पास में था तो राइट में पड़ता ना सर ऐसा नहीं होता है भैया। राइट में दुश्मन का घर है तुम्हारे और लेफ्ट में दोस्त का घर थोड़ी दूर पर है, तो दुश्मन तुम्हारा थोड़ा मदद कर देगा कि पास में है तो वही मदद कर देगा घर जल रहा होगा तो दुश्मन तो और आके आग लगाएगा ना, दोस्त भले से दूर हो मदद तो वही करेगा चलो, वो इसलिए था क्योंकि जो लोड था वो खुद हिंज पर लग रहा था, हिंज और सपोर्ट के बीच में होता तो वहां पर लोड आता। सही कॉन्सेप्ट है यार संतोष गौड़ा जी। चलिए ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होता है ऑलरेडी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब यहां पढ़ लीजिए सवाल आप। कह रहा है हॉरिजॉन्टल बीम एबीसी इज लोडेड एज शोन इन द फिगर। एक बीम है एबीसी, फिगर बिलो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर फ्रॉम एंड ए। इस एंड ए से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की डिस्टेंस आपसे पूछ रखी है। यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की डिस्टेंस आपसे पूछ रखी है। ठीक है भाई, बताइए कैसे करेंगे। ये आया था यूपीपीएससी में इस बार, ध्यान नहीं रहा मुझे। चुपके से बच के कहाँ जाओगे? कोई गलत काम किया है क्या जो चुपके से बचना चाह रहे हो? क्यों तनुज? वैसे डांट खाने वाला काम तो तुमने किया है, बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, डांट खाने वाला काम तो किया है खैर तुमने। चलिए कैसे करेंगे भाई इस सवाल को। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा, ये जो बीम है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है, क्योंकि ये प्रोब्ड ओवरहैंग कैंटिलीवर बीम है। दिस इज अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। सबसे पहले तो इस बीम को सॉल्व करना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? जीरो। तो आप इसमें बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको रिएक्शंस ना मालूम हो, जब तक आपको रिएक्शन ना मालूम हो। और किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर, यहां पर मान लीजिए कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, तो याद रखिएगा बेंडिंग मोमेंट या बीएमडी की खास बात ये होती है कि किसी भी पॉइंट पर अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो वो राइट से भी निकाल सकते हो और वो लेफ्ट से भी निकाल सकते हो। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट से लिखता हूं तो मुझे यहां पर वर्टिकल रिएक्शन भी निकालनी पड़ेगी और यहां पर मोमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो बढ़िया रहेगा कि मैं मोमेंट राइट से लिखूं, क्योंकि राइट से मोमेंट लिखने के लिए ये लोड मेरे पास ऑलरेडी है और ये रोलर सपोर्ट है, तो यहां पर केवल एक रिएक्शन आएगी। तो मेरा काम आसान हो जाएगा अगर मैं यहां पर रिएक्शन फाइंड आउट कर लूं और अगर वो रिएक्शन आ गई तो इस पॉइंट पर मोमेंट लिख देंगे और मोमेंट लिखकर जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है, ठीक है। फिर मान लो इधर से अगर डिस्टेंस आ जाएगी, मान लो उधर से हमने x ले लिया, इधर से ये डिस्टेंस कितनी ले ली? यहां तक कि मान लीजिए x, ये डिस्टेंस। तो इधर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एक्स हो जाएगी, 1 माइनस। तो पहले तो मुझे c पर रिएक्शन बताओ, c पर रिएक्शन कैसे निकलेगी? c पर रिएक्शन कैसे निकलेगी? तो भैया सी पर रिएक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सी पर डिफ्लेक्शन को जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सी पर आपको डिफ्लेक्शन को करना पड़ेगा जीरो। तो सी पर डिफ्लेक्शन को जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। पहले ये बीम बनाओ आप, अच्छा ये डिस्टेंस हमें दे रखी है यहां से यहां तक 0.25, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 0.75 मीटर, यही तो बची। अब इसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, अगले पेज पे ले जाते हैं। ये भी मैं 2.5 क्या? अच्छा 2.5 लोड की वैल्यू, रिएक्शन की वैल्यू 2.5 नहीं बेटा, रिएक्शन की वैल्यू 2.5 तो नहीं आ रही, 50 भी नहीं आ रही है। रिएक्शन की वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस लोड को शिफ्ट कर दें क्या? यहां पर क्या इस लोड को हम लोग शिफ्ट कर दें?
तो इस लोड को हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, कितने का, 10 का। जब भैया लोड यहां पर शिफ्ट होगा तो यहां पर 10 इंटू 0.25 यानी कि 2.5 किलो न्यूटन मीटर का क्या आएगा, मोमेंट भी आएगा। क्या आएगा, मोमेंट भी आएगा। ठीक है, तो इस लोड की वजह से जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, PL³ अपॉन 3EI प्लस ML² अपॉन 2EI। यही तो होगा, ML² अपॉन 2EI। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, P कितना है 10, L कितना 0.75 की पावर 3 और अपॉन में कितना है 3EI प्लस M कितना है 2.5 इंटू 0.75 का स्क्वायर और अपॉन कितना है आपके पास 2EI। यही तो रहेगा भाई साहब। डेल्टा टू क्या होगा, कि यहां पर जो रिएक्शन हम लोग मानकर चल रहे हैं ऊपर, कौन सा पॉइंट है, सी था क्या, सी पॉइंट, RC। तो सी पर जो रिएक्शन R है उसकी वजह से जो डेल्टा 2 होगा वो क्या होगा, RC इंटू 0.75 की पावर 3 अपॉन 3EI। और आप क्या कर देंगे, डेल्टा 1 बराबर कर देंगे डेल्टा 2। डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, डेल्टा 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास जो R की वैल्यू आएगी, EI सब में से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो C पर रिएक्शन आएगी वो रिएक्शन आनी चाहिए 15 किलो न्यूटन। कितनी आनी चाहिए, 15 किलो न्यूटन। ये आ रही है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर भी आ गया है 0.25, वेरी गुड। फिलहाल रिएक्शन आ गई 15 जो कि सबकी सही आ रही है, वेरी गुड। रिएक्शन आ गई भी 15। जब रिएक्शन 15 आ गई तो अब आपकी बीम कैसी दिखाई देगी। अब अगर रिएक्शन 15 आ गई तो ये जो बीम थी आपके पास, ये बीम कैसी दिखाई देगी। अब यहां से आप चाहो तो इस सपोर्ट को हटा सकते हो और सपोर्ट के प्लेस पर यहां पर ऊपर की ओर एक रिएक्शन लगा सकते हो, कितने का, 15 का, 15 किलो न्यूटन। और हमने क्या बोला था, यहां से x डिस्टेंस पर मोमेंट। तो मान लो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, तो मैं mx इक्वल्स टू लिख दूंगा, तो क्या लिखूंगा, 10x माइनस 15 टाइम्स x माइनस 0.25 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। ठीक है, 10 की वजह से 10x क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, माइको की 0 करना है ना, इसलिए किसी को भी पॉजिटिव निगेटिव मान सकते हो। ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट लिखते तो 10x को निगेटिव लिखते और 15 वाले को पॉजिटिव लिखते, क्योंकि सैगिंग पॉजिटिव होता है राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, या चलो मैं ऐसा ही लिखता हूं, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। क्यों, क्योंकि जब सैगिंग होती है तो राइट हैंड पर जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो निगेटिव होता है। ये तो साइन कन्वेंशन होता है हमारा, है ना। तो राइट हैंड से क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। हालांकि 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसको पॉजिटिव लेते हो किसको निगेटिव लेते हो, नो नीड। ठीक है, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू सॉल्व करने पर आप बता रहे हैं मुझे कितना आ रहा है, 0.75। तो बेटा अगर राइट से 0.75 आ रहा है तो यहां से कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी फिर, 0.25। और यही हमसे पूछा था, यही हमसे पूछा था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, 10 बजे मिलेंगे हम। अब कन्वेंशनल क्वेश्चंस करेंगे और आज जहां तक है आपका, हाँ, अर्थ प्रेशर थ्योरी के क्वेश्चन होंगे कन्वेंशनल वाले में। ठीक है, अभी
गेट की प्रॉब्लम से तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ करूँगा, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ही मालूम है मैं थोड़ा ये सेटअप वेटअप बनाने में लगा हुआ हूँ। आज फिर ये धोखा दे गया, अब फिर देखना पड़ेगा इसमें क्या गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा जरा चीज़ें कुछ स्ट्रीमलाइन करने में लगा हुआ हूँ, ये एक बार हो जाएंगी सारी चीज़ें ठीक ठाक तो जरा थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है। पढ़ कर आइए आप, कल इसी तरह से और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। फिलहाल हम मिलेंगे अभी 10 बजे कन्वेंशनल वाले बैच में, ठीक है। खाना वाना खा लीजिए, खाना वाना खा के आइए, और याद रखिएगा प्रिपरेशन ना यार ओवरऑल होती है, ठीक है। भले ही अब बहुत से स्टूडेंट ना कन्वेंशनल वाले बैच में नहीं आते, वो ये बेसिक सी बात भूल जाते हैं कि हमने चाहे डिप्लोमा किया हो चाहे बीटेक किया हो, वहां पर हमें क्या सिखाया था, कन्वेंशनल क्वेश्चन। कन्वेंशनल क्वेश्चन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट आप वहां पर लाइव नहीं आते हो या उस बैच को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। बहुत से बच्चे रिजल्ट आने का वेट करेंगे कि अगर रिजल्ट आ जाएगा, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। तो आप ये सोचो यार, कुछ बच्चे जो अभी से लेक्चर देख रहे हैं मेंस वाला या पढ़ रहे हैं, तो वो तो आपसे ऑलरेडी रेस में आगे हैं ना, वो तो ऑलरेडी रेस में आगे। आप सोचोगे यार जब रिजल्ट आएगा तब हो जाएगा, तो देखेंगे, तब तक तो आप 1-2 महीना ऑलरेडी लेट हो चुके होगे। तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर मुश्किल से रहता है, आप उस लेक्चर को स्किप मत कीजिए, उन लेक्चर्स को देखिए। ना केवल आपको मेंस के हिसाब से फायदा होगा, और 1% कुछ बच्चों का अगर इस बार में नहीं होता, वो मार्च वाला एग्जाम देंगे, तो वहां से आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह से प्रिपरेशन आपकी क्या होती है, ओवरऑल प्रिपरेशन होती है, ठीक है। ओवरऑल कल 7 बजे ही रहेगा, ठीक है, 7 o'clock 7 PM पर ही रहेगा सेशन।